दो सेक्टर ऐसा है जिसमें रोजगार के मौके काफी ज्यादा होते हैं और उसमें विकास की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा है। उनमें से एक है फिशरी यानी मत्स्य पालन और दूसरा है डेयरी। उन दोनों सेक्टर की जिम्मेदारी है वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये कि ये दो सेक्टर, वैसे हम लोग तो मछली खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन इस सेक्टर को करीब से जानने में लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इस सेक्टर को कभी पहले से जानते थे एक एक्सपर्ट के तौर पे या फिर समाज सेवा के तौर पे? नहीं, हम पहले से कभी इस सेक्टर को जानते नहीं थे। मैंने मछली खाते थे और हम लोग सीधा इतना जानते थे कि मछली तालाब में होता है, मछली मार के खाना है, मछली बाजार से लेके आना है। लेकिन फिश सेक्टर में, मछली के क्षेत्र में क्या क्या परेशानी है और सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, ये इस विभाग में आने के बाद मुझको पता। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला भी था कि 100 दिन हुए हैं यहाँ पे आपको इस मंत्रालय को संभालते हुए जिम्मेदारी। तो फिशी सेक्टर से शुरुआत करें तो इसमें अब तक किस तरह की उपलब्धि हासिल कर पाए हैं आप और अभी चुनौतियां क्या हैं इसकी? देखिए, 100 दिन के अंदर हम लोगों ने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं और कई ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिए हैं जिससे फिशिंग सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक तो हम लोगों ने एक इंडिया स्पेस लिमिटेड है जो अपना स्वदेशी कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित एक ट्रांसपॉन्डर हम लोगों ने लगाया। वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम लोगों ने लिया है, वो डेवलप किया है उसने। और अभी उसमें लगभग हम लोगों ने 364 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ उसको 1 लाख ट्रांसपॉन्डर अभी हम मछुआरों के बीच बांट रहे हैं। अब मछुआरे जब समुद्र में मछली मारने के लिए, जो कोस्टल समुद्री इलाके के जो मछुआरे लोग हैं, वो जब समुद्र में जाते हैं तो महीनों महीनों तक समुद्र में मछली मारने का काम करते हैं। उस समय उनको परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं रहता है। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से इस ट्रांसपॉन्डर को किसी एंड्रॉयड टेलीफोन, मोबाइल फोन के साथ वो जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके द्वारा उनको परिवार से लगातार उनका संपर्क बना रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो वेसल, जिस वेसल पर वो जा रहे हैं, उस वेसल के मालिक से उनका संपर्क बना रहेगा। अगर उसमें तकनीकी कोई खराबी आ गई या कोई समस्या पैदा हो गई तो वो अपने मालिक से को सूचित करके अपना हेल्प उनसे ले सकते हैं। तीसरा, जो जमीन पर जो फिशरी से जुड़े दफ्तर हैं, उनके साथ उनका संपर्क हो सकता है कि उनको क्या परेशानी हो रही है समुद्र में, वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ट्रांसपॉन्डर का ये भी बताएगा कि कहाँ पे मछली ज्यादा है, कहाँ पे कम है? हाँ, अभी। और उसके अलावा जो उनके मछुआरे जो समुद्र में हैं, उनके हित में के लिए ये है कि अगर कोई पूर्वानुमान के आधार पर किसी समुद्री इलाके में चक्रवात आने की सूचना मिली तो तत्काल उनको यह सूचित किया जा सकेगा कि उस इलाके में चक्रवात आने वाला है, आप वहां से निकल जाओ। या यह भी सूचित करेगा कि चूंकि वो घूमते रहते हैं समुद्र में मछली की तलाश में, यह ट्रांसपॉन्डर चूंकि सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह सैटेलाइट के माध्यम से उनको यह भी सूचित करेगा कि किस इलाके में मछली ज्यादा तादाद में उपलब्ध है, तो वहां उनको जाके मछली मारने में सुविधा होगी। अनावश्यक जो इधर उधर घूमते हैं उसमें उनको सहूलियत होगी। तीसरी बात, वो कभी कभी मछली मारते मारते सीमा पार कर जाते हैं। जब वो सीमा पार कर जाते हैं उसके लिए भी उनको ऑटोमेटिक अलर्ट देगा कि आप सीमा पार कर रहे हो, आप इस सीमा से वापस आ जाओ। ये जो मछुआरों को गिरफ्तार करने वाली खबरें आती हैं वो बंद हो जाएंगी? वो लगभग कम हो जाएगी। अगर मछुआरे जो हैं उस सिग्नल को समझ के और उस सिग्नल को एहसास करके अगर वो वापस हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसके लिए मछुआरों को ट्रांसपॉन्डर को समझने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट टाइप से प्रोग्राम चलाना? कुछ नहीं है, वो सारा चीज तो हमने आपको बताया कि मोबाइल के साथ, एंड्रॉयड के साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे मोबाइल फोन से बात करता, आजकल कौन मोबाइल फोन से बात नहीं करता है, सारे लोग मोबाइल फोन से बात करते हैं। फिशिंग सेक्टर में सर एक जो बड़ा चैलेंज रहा है कि इंडिया में फिशिंग तो बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ग्लोबल हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है, लेकिन सब टुकड़ों में हो रहा होता है। तो एक स्केल पे डेवलप कर सके फिशिंग सेक्टर को, तो इसके लिए क्या पहल? देखिए, एक हम लोगों ने अभी 100 दिन के अंदर एक नेशनल
डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है और वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मछुआरे अपना निबंधन करा सकते हैं। उसके अदर्स जो फिशरी सेक्टर से मत्स्य पालन से जुड़े अदर्स सेक्टर जो हैं वह भी उसमें निबंधित हो सकते हैं। से एक्सपोर्टर्स हैं, मार्केट में जो खरीदार हैं, वो सब भी उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उससे सुविधा क्या होगी कि मछुआरे जब मछली मार के आएंगे तो उनको उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सुविधा मिल जाएगी कि हमको किस एक्सपोर्टर के साथ, किस खरीदार के साथ बात करके अपने मछली को बेचना है और उसको उसका लाभ उठाना है। तो ये नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको ये सहायता करेंगे। और उसके पीछे हम लोग का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि जो फिशरी सेक्टर है वो अभी असंगठित क्षेत्र में है, इसके जरिए हम उनको संगठित क्षेत्र में लाएं, क्योंकि जब तक संगठित क्षेत्र में वो नहीं आएंगे तब तक जितना लाभ सरकार और जितनी योजना है सरकार की उसका लाभ प्रॉपरली वो नहीं उठा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँ, अगर मैंने सही समझा तो कोई मछुआरा है वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया उस पोर्टल पे, उसके बाद उसने कितनी मछली मारी, क्या उसका अनुमान है, वो वहां पे डाल सकता है। एक्सपोर्टर जो उससे खरीदना चाहते हैं वो सीधा मछुआरे से कांटेक्ट कर खरीद सकता है। वो सीधे वो उनको प्लेटफॉर्म पर न भी डाले, अगर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न भी डाले तो उनको मालूम है कि कौन कौन एक्सपोर्टर्स हैं और उनसे वो संपर्क करके बता सकते हैं कि मेरे पास ये मछली उपलब्ध है, आप इस मछली को खरीदिए। इसमें क्या ये भी हुआ कि अलग अलग एक्सपोर्टर जिसको हम बायर मान के चले अभी अलग अलग रेट कोट करेंगे तो सबको दिख सकेगा, सो दैट कि बेटर प्राइसिंग मिल सके। वो भी उस सिस्टम का पार्ट हो सकता है, क्योंकि मछुआरे को अगर ये पता है तो उनको हायर रेट जहां मिलेगा वह मछली बेचेंगे। इसलिए मैंने पूछा हाँ? एक दिक्कत ये होती है वो बात कर सकते हैं उनसे, वो उनको बात कर सकते हैं कि कौन हमारे पास ये मछली उपलब्ध है, आप कितने दर पर देंगे। कई एक्सपोर्टर से बात करेंगे और जहां उनको उचित दर मिलेगा वहां उसको बेच सकते हैं। एक जो फिशिंग को लेकर के एक और समस्या आती है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग को लेकर के हम फिर समुद्र के किनारे आ रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं, वहां पे उसकी पैकिंग की, फ्रीजर की दिक्कत है। तो जबकि दूसरे देशों में बहुत विकसित शिप भी रहते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं एक शिप पे ही रहता है, आप वहीं फिशिंग करिए, तुरंत में फ्रीजर में डालिए, तुरंत पैकेजिंग करिए। तो इस लेवल पे कभी सोचा आपने? ये तो वेसल्स जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो वेसल वाली कंपनियां हैं उनको डेवलप करना है, सरकार के स्तर पर ये डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये टोटल प्राइवेट सेक्टर में है। हम लोगों ने इसलिए अभी विशाखापट्टनम में देश भर के जो सी फूड के एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों की एक बैठक बुलाई थी और उनसे हम लोगों ने ये समस्या, उनकी जो समस्या एक्सपोर्ट में आ रही है, क्योंकि हम अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी समस्या हमको जानना चाहिए। तो उनकी समस्या को जानने के लिए हम लोगों ने दिन भर वहाँ बैठक की, उनकी समस्या को हम लोगों ने सुना और हम लोगों ने उनसे भी कहा कि आपको अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आप वैल्यू एडिशन, अपने प्रोसेसिंग प्लांट को वैल्यू एडिट करिए ताकि आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, कम्पीट कर सकें। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा फीस का तब तक हम एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक और है कि कई सारी वैरायटीज हैं जो अभी भी बहुत डिस्कवर नहीं है, फिर जितना पोटेंशियल उतना हम लोग नहीं निकाल पाते। जैसे टूना फिश की बात करें तो उसके लिए क्या नहीं, जैसे टूना फिश के बारे में है कि अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में टूना फिश जो है वो बहुतायत संख्या में पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने वहाँ के राज्य सरकार जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है लक्षद्वीप की, उनसे बात की, जो उनके अधिकारियों से बात की, तो मालूम हुआ कि पूरे अंडमान में कोई फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं है और उसके कारण लगभग 1 लाख टन टूना फिश समुद्र में अपनी मौत स्वयं मर रहा है। अगर हम उसकी फिशिंग का इंतजाम करें और उसको फिर हम एक्सपोर्ट करें तो टूना एक ऐसा फिश है जिसकी मांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लक्षद्वीप में भी वही स्थिति है। तो इन दो यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित जो इलाके हैं, वहां भी फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सके इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें जो प्राइवेट पार्टी भी इन्वेस्ट होगी उसको भी हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और कई लोग और भी हो सकते हैं जिनको हम कर सकते हैं। हम सरकार के स्तर पर क्या कर सकते हैं उस पर अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर से हम लोग
चर्चा के स्टेज पर अभी हैं। उस पर अंतिम निर्णय हम लोग चर्चा समाप्त करने के बाद ही ले पाएंगे। तो इस चर्चा में क्या किसी भी तरह का एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडी जैसा इंसेंटिव जैसा कोई विचाराधीन है? नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन सब्सिडी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो नबार्ड की कंपनी है वो नबार्ड जो है ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उनके फूड प्रोसेस जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट है उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए वो फाइनेंस करती है। एक आखिरी सवाल फिशिंग सेक्टर को लेके कि फिशिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट को लेके कोई आपने टारगेट रखा है, रोड मैप बनाया है? नहीं, हम अभी लगभग 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सालाना कर रहे हैं। हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें और थोड़ा मेहनत करें तो 1 लाख करोड़ तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। अब ये लक्ष्य अभी हम लोग चर्चा के स्टेज पर हैं और जब तक चर्चा पूर्ण नहीं हो जाए तब तक इस पर कहना उचित नहीं है। फिशिंग सेक्टर से मिलता जुलता सेक्टर है आपको डेयरी सेक्टर, मिलता जुलता 2 मायने में। एक वो भी काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें भी स्केल प्रोडक्शन की कमी है, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, स्केल प्रोडक्शन की कमी उसमें नहीं। हम आज फिश माने मिल्क प्रोडक्शन में हम आज दुनिया में नंबर 1 पर है, तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा कहीं कम नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ हमारा 6% प्रति वर्ष की दर से है, जबकि आप विश्व के स्तर पर देखें, ग्लोबली देखें तो ग्लोबली 2% का ग्रोथ है उनका, हमारा ग्रोथ 6% का है। तो हम मिल्क सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हमारे मिल्क सेक्टर में एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो एफएमडी है उसको कैसे हम लोग खत्म करें और देश को एफएमडी मुक्त, जिसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, उससे मुक्त देश को कैसे बनाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उस पर हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि हम लोग 3 सेक्टर में उसको बांटें। जिन राज्यों में 0 से 25% एफएमडी के केसेज हैं उनको पहले हम लोग टारगेट करें, उस राज्य को हम मुक्त करें एफएमडी से। फिर 25 से 50% जिन राज्यों में है उन राज्यों पर कंसंट्रेट करें, उनको एफएमडी मुक्त करें, और फिर 50 से % वाले पर हम कंसंट्रेट करें। क्योंकि इसका वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और वैक्सीनेशन हम मुफ्त दे रहे हैं और घर तक पहुंचा के किसानों के उनके एफएमडी का वैक्सीनेशन पशुधन को हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो एफएमडी मुक्त जिस दिन हो जाएगा, हमारा मिल्क प्रोडक्शन भी जो है वो एक्सपोर्ट के लिए पर्याप्त हो जाता है। इससे अलग हटके सर सवाल पूछूं आपसे कि जब तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी तो सहयोगी दल के तौर पर जदयू यहाँ पे शामिल हुआ, तो ये उम्मीद जगी कि बिहार में अब विकास की रफ्तार तेज होगी। तो आपका अनुभव क्या है और अब तक अगर बिहार सेंट्रिक विकास की बात करें तो क्या कुछ कर पाए हैं? देखिए, अभी आपने माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना होगा और जो पूर्वांचल की योजनाओं का जिसकी बहुत आलोचना हुई, कई लोगों ने राजनीतिक तौर पर उसकी आलोचना की, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। सभी राज्यों के लिए योजना थी, लेकिन पूर्वांचल चूंकि थोड़ा पिछड़ा इलाका था उसके लिए उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। तो घोषणा जो की, उससे हमारा बिहार का जो विकास है वो काफी आगे बढ़ेगा। जैसे हमारा पीरपैंती में जो पावर प्लांट की घोषणा हुई, या जो पटना से पूर्णिया तक, या जो बक्सर से आपको भागलपुर तक जो नेशनल हाईवे की घोषणा हुई, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अगर बढ़ेगा, आधारभूत संरचना बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर विकास होता है। इसके अलावा और कई योजनाएं हैं। बाढ़ के लिए बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ है, और बाढ़ के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम उस बाढ़ के निदान के लिए कमेटी बने, और एक कमेटी गठित हो चुकी है। वो कमेटी काम कर रही है कि कहां कहां हमको बाढ़ से नियंत्रण के लिए चेक डैम बनाना है, डैम बनाना है, हाई डैम बनाना है। ये कमेटी उसका निरीक्षण कर रही है और घूम रही है, और घूमने के बाद वो कमेटी रिपोर्ट देगी। और केंद्र सरकार कटिबद्ध है कि पूर्वांचल का विकास होगा, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब कल्पना है
कि विकसित भारत बनाने का, तो विकसित भारत तब तक नहीं बनेगा जब तक देश का हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा। एक अगर आप शेयर कर सकें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और कौन से सेक्टर है जहां पे आप केंद्र में रहते हैं वहां पे कोशिश करें कि उसको बढ़ावा मिले, और खास तौर से रोजगार एक बड़ी समस्या रही है, सर्वविदित है, इसकी समस्या से निवारण। देखिए, वो बिहार का एक पार्ट है। बिहार का एक ये है कि बिहार कोई पोर्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ जब भी होगा तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र की पहले की यूपीए की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार यह प्रयास करते रहे कि जो चीनी मिल है, उस चीनी मिल से आप सिर्फ एथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए। केंद्र की सरकार ने नहीं दी, लगातार वो प्रयास करते रहे। कई बार कृषि मंत्री से मिले, शरद पवार साहब से मिले, सबसे मिले, उन्होंने अनुमति नहीं दी। उनका शर्त था कि हम इथेनॉल की अनुमति तभी देंगे जब आप चीनी का उत्पादन करें। और चीनी, हाँ, और चीनी एक ऐसा सेक्टर है जो 2 साल तक ऊंचाइयों पर रहता है, तो फिर 3 साल तक उसका मार्केट गिरा हुआ होता है। तो चीनी का उत्पादन करने में बहुत लोगों की रुचि नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ इथेनॉल की यूनिट लगाने की अनुमति दी, और आज उसका परिणाम है कि बिहार में 100 से ज्यादा इथेनॉल की यूनिट लग रही है। तो ये रोजगार पैदा करेगा। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जो बाहर के निवेशक आते हैं वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी, कंज्यूमर बेस, ये सब तो देखते ही देखते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई लगाया जा रहा है, आपको कोई विपक्षी पार्टी को तो ऐसे ही आरोप लगाना है। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हम आपको निमंत्रित करते हैं, आप चलिए। बिहार में एक समय था जब पति पत्नी का राज था, तो पटना जैसे शहर में 5 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था, और खास करके महिलाएं तो और नहीं निकलना चाहती थी। आज आप चले जाइए बिहार के किसी कोने में, किसी कोने से किसी कोने में आप 12 बजे रात में चलिए, 4 बजे भोर तक पहुंच जाइए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये मानूं कि आप साफ तौर से कह रहे हैं जो निवेशक वहां पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता तो ना करें। लगा ही रहे हैं लोग। हमने आपको बताया कि सैकड़ों लोग वहां इथेनॉल का यूनिट लगा रहे हैं। 100 से ज्यादा इथेनॉल की यूनिट लगी, 10 से 15 इथेनॉल की यूनिट तो प्रोडक्शन में आ गई। तो इस तरह से लगा रहे हैं लोग। उनको कहां कोई दिक्कत हो रही है, कहां कोई परेशानी हो रही है? कोई रंगदारी नहीं है। पति पत्नी के राज में वहां अपहरण होता था। आप बता दीजिए बिहार में 18 साल 19 साल में एक अपहरण का घटना हुई हो? नहीं होती है। तो विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। विपक्ष का तो काम ही वही है, कुछ नहीं बोलना है तो क्या कहना है। जब कुछ कहने के लायक नहीं है तो कुछ न कुछ तो बोलना है, और इसलिए नकारे जाते हैं। हर चुनाव में नकारे जाते हैं। जनता उनकी बात को नहीं समझती है, वो बोलने के लिए जो बोलते रहे, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं करती है। एक आखिरी मुद्दा है, वो एक देश एक चुनाव को लेकर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, लेकिन ये काफी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला था। कई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध भी कर रही है। तो मेरा पहला सवाल ये कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के आप लोगों से सलाह मशविरा किया गया, किस तरह का फीडबैक आपका रहा है? देखिए, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उसने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया था और सभी राजनीतिक दलों से राय भी मांगी थी। हम लोग भी आए थे, हमारे साथ हमारी पार्टी के जो अभी संसद में सदस्य हैं, संसद में नेता हैं संजय झा जी, वो भी गए थे और हम लोगों ने समर्थन किया था। इसलिए कि आज आवश्यकता है इस देश की आवश्यकता है। आप एक बात बताइए कि कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है, और सारा जो स्टेट मशीनरी है, पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक, उस चुनाव में व्यस्त है, उस चुनाव में लगा हुआ है। सारा काम बाधित है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हो सकता है।
कोई उद्घाटन नहीं हो सकता है, कोई शिलान्यास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, इसलिए कि पूरा पुलिस प्रशासन तो चुनाव में के काम में लगा हुआ है। पारा मिलिट्री इतनी बड़ी संख्या में चुनाव में लगती है, तो ये अब उनका ड्यूटी है पारा मिलिट्री का सीमा की सुरक्षा करना। अब सीमा से हटा के उनको चुनाव में लगाया जाता है। तो ये सारी समस्याओं का निदान ये है कि एक बार चुनाव हो जाए और फिर 5 साल के बाद चुनाव हो। इसके पक्ष में, इसके विरोध में एक ठोस लॉजिक ये दिया जाता है कि एक साल चुनाव हो जाएगा, फिर 5 साल बाद होगा, तो नेता लोग जनता को भूल जाएंगे 4 साल तक, फिर चुनाव का समय याद रखेंगे। क्यों भूल जाएंगे? आज भी वही होता है, क्योंकि जब हम अगर आते हैं तो बड़े लोक लुभावन फैसले होते हैं जिससे जनता को तत्काल राहत मिलती है। यही तो रोकना चाहिए, क्योंकि लोक लुभावन फैसले करना यह जनता के हित की बात थोड़ी है। जनता के हित की बात यह है कि जनता के इंटरेस्ट में जो काम करना हो वो काम करिए। अब बिहार में अगर चुनाव हो रहा है तो बिहार के हिसाब से फैसले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, देश के लिए फैसला होना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि 5 साल तक कोई भी सरकार जो चुनी जाए वो 5 साल तक काम करे और 5 साल तक के बाद फिर चुनाव में जाए और उस काम के आधार पर जनता आकलन करेगी कि काम हुआ। तो काम करने का भी तो अवसर मिलना चाहिए सरकारों को। तो आपको लगता है कि संसद के सत्र में जब ये बिल आएगा तो पारित हो जाएगा? नहीं, पारित होगा कि नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन आज जो हम विरोध कर रहे हैं, जो इस एक देश एक चुनाव की नीति का विरोध करना, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आप बताओ ना कि विरोध का कारण क्या है। कांग्रेस से विरोध कर रही है, क्या कारण है? कौन सा तर्क है इसके पीछे? अगर ये 5 साल के लिए चुनाव होती है, अगर 6 महीने के अंदर मिड टर्म पोल हो सकता है, तो मिड टर्म पोल होगा तो 4.5 साल के लिए चुनाव होगा। 2 साल के बाद अगर मिड टर्म पोल होता है तो 3 साल के लिए चुनाव होगा, लेकिन टर्म वही रहेगा, टर्म वो 5 साल ही रहेगा। बाकी बचे हुए टर्म के लिए चुनाव होना चाहिए और उसका फैसला होगा। तो काहे कोई चाहेगा कि 2 साल के लिए फिर हम चुनाव में जाएं? तो ये राजनीतिक दलों पर भी और पॉलिटिकल नेता जो राजनीति करते हैं उन पर भी नियंत्रण का एक आधार होगा। लॉजिक उल्टा दिया जाता है कि लॉजिक तो उनको, जब कोई अच्छा काम करे और कोई अच्छा काम, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया तो उसके पीछे कुतर्क ही देंगे ना, कोई तर्क तो दे नहीं सकते हैं। तो कुतर्क देना है तो कुछ भी कुतर्क देना है। आपके हिसाब से कितना जल्दी इसको लागू कर देना चाहिए? जितना जल्दी से जल्दी, अगले चुनाव के पहले लागू कर देना चाहिए, 2029 में लागू कर देना चाहिए। जिन राज्यों का टर्म बचा हुआ है उन राज्यों का टर्म को पूरा टर्म मान के और उन राज्यों में भी फिर से चुनाव करा देना चाहिए। इस राजनीतिक विरोध में कोई दम नहीं, राजनीतिक विरोध में कोई दम नहीं है। यह सिर्फ राजनीति के लिए एक विरोध किया जा रहा है आपके हिसाब से? और जनता भी त्रस्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ राजनीतिक दल त्रस्त होते हैं, जनता भी त्रस्त हो जाती है चुनाव में वोट मांगने। कई बार तो जनता मस्त भी होती है, कहते हैं चुनाव आए इसलिए सरकार ने ये फैसला ले लिया, नहीं, सरकार ने ये कोई फैसला ले लिया। वो सब कुछ नहीं है। उन जनता में उसका मजाक उड़ाती है, कहती है वो चुनाव आ गया इसीलिए। तो इसलिए ये नहीं, सरकार बने 5 साल के लिए और 5 साल सरकार काम करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक देश एक चुनाव, और ये होता रहा है, पहले भी 1962 तक होता रहा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।